नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी विधानसभा में शीतकालीन सत्र की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बता दें कि सत्र में आज अनुपूरक बजट पेश होना है। इस दौरान सदन में हंगामे के आसार हैं। बताया जा रहा है कि इससे पहले कैबिनेट बैठक की जाएगी, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों से पूरी तैयारी करके आने को कहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी विधानसभा में आज पक्ष विपक्ष में बहस हो सकती है। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों में विपक्ष के हमलों से निपटने के लिए भाजपा ने भी पुख्ता रणनीति तैयार की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लोक भवन में हुई भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में सभी मंत्रियों और विधायकों को विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तैयारी से सदन में आने को कहा है। सीएम ने कहा कि दोनों सदनों में विपक्ष के हर सवाल का जवाब पूरी दमदारी से देने के लिए मंत्रियों की तैयारी पूरी होनी चाहिए। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों ने कोडिन कफ सिरप मामले को लेकर हंगामा भी किया है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों से उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट विधेयक पास हो चुका है। बता दें कि 2025 के विधानसभा सत्र में राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अब एक कानून बन गया है। वहीं बताया जा रहा है कि विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे सोमवार को सदन में इसकी जानकारी देंगे। वहीं इस कानून का मकसद मंदिर की धार्मिक परंपराओं को बनाए रखते हुए भक्तों के लिए बेहतर प्रशासन, पारदर्शिता और बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करना है। तो यूपी विधानसभा में बांके बिहारी विधेयक पास हो गया है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रद्युमन दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए। प्रद्युमन, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? श्री बांके बिहारी विधेयक दोनों सदनों से पास हो चुका है और राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये नया कानून बन गया है। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल साहिल जी, हम बताना चाहेंगे जो काफी समय से चल रहा था, जो श्री बांके बिहारी मंदिर का जो ट्रस्ट था उसके द्वारा एक जो है ये वो वहां पे सदन में इसका एक पास होना था, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश विधानसभा व विधान परिषद में दोनों सदनों में ये पास हो चुका है। वहीं श्री बांके बिहारी जी मंदिर जो ट्रस्ट है, ये विधायक 25 को ये पास हुआ है। उसको अगर हम बात करें, राज्यपाल ने भी इसमें मंजूरी दे दी है। तो वहीं आज विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे आज सदन को इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं अगर हम बात करें, इस कानून का मकसद मंदिर की धार्मिक परंपराओं को बनाए रखते हुए व भक्तों को बेहतर दर्शन व आने जाने को लेकर के बेहतर चीजें वहां उपलब्ध हो सके, जिसको लेकर के ये ट्रस्ट बनाया गया है, जो अब सदन में पास हो चुका है। और आज विस्तार से जानकारी देने के बाद में यहाँ पे जो है इस पे कार्य शुरू हो जाएगा। साहिल जी बिल्कुल। और प्रद्युमन, बात की जाए, जैसा कि कहा जा रहा है कि इस कानून की मदद से अब मंदिर में बेहतर प्रशासन यहाँ पर बनाया जा सकेगा और काफ़ी अच्छे तरीके से जो तमाम वहाँ की तैयारियां हैं उसको किया जा सकेगा और मंदिर निर्माण में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका ये कानून निभाएगा। बिल्कुल साहिल जी, अगर हम बताना चाहेंगे, जब आज से जब इसमें विस्तार से जानकारी मिलने के बाद में जो जानकारी दी जाएगी, जो उसके जो है प्रमुख सचिव हैं प्रदीप दुबे द्वारा, उसके बाद में अब वहां पे जो श्री बांके बिहारी मंदिर है, वहां पे जो अभी अधूरा कार्य था वो भी पूरा किया जाएगा। उसके साथ साथ में जो वहां पे भक्त लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, अब उनको बेहतरीन तरीके से वहां पे दर्शन भी हो सकेंगे और साथ साथ में वहां रहने के लिए जो वहां पे भंडारा वगैरह इस प्रकार का प्रसाद को लेकर के हर एक प्रकार की वहां पे अब सारी सुविधाएं भक्तों को बेहतरीन तरीके से मिलेंगी। और वहीं अगर हम बात करें जो प्रशासन को लेकर के, अब वहां जो सुरक्षाएं थी, जो आए दिन आपको देखने को मिल रहा था कि कभी कोई वीआईपी वहां पे लोग जाते थे तो किसी प्रकार की जो है सुरक्षाओं में चूक हो सकती थी और चूक होती भी रही है ऐसे कई बार, लेकिन अब इस प्रकार से नहीं होगा। अब वहां पे बेहतरीन तरीके से सुरक्षा भी लगेगी और साथ साथ में जो अधूरा कार्य था मंदिर का वो भी पूरा किया जाएगा और जो वहां पे भक्त जाएंगे उनको बेहतरीन तरीके से दर्शन भी करने को मिलेंगे। साहिल जी बिल्कुल प्रद्युमन, और लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक के बाद एक जो बेहतर कानून यहाँ पर बनाने की कवायद है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है और उसी का नतीजा है कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं भी सुदृढ़ तरीके से चल सकें और तमाम चीज़ें हो सके। उसको लेकर राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब ये नया कानून यहाँ पर बनाया गया है और कानून की मदद से मंदिर में बेहतर प्रशासन का काम यहाँ पर हो पाएगा और जो तमाम गतिविधियाँ हैं उनको भी तेज़ गति यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें कि अभी कुछ ही दिन पहले वहां पे जो एक वीआईपी थे जो दर्शन करने के लिए गए थे, लेकिन वो दर्शन के समय वहां पे ऐसी एक भगदड़ मच गई जिससे वहां पे भक्तों को काफी चोटें आई थी, क्योंकि वहां पे जो ट्रस्ट था उसके द्वारा वहां पे किसी भी प्रकार की अगर हम बात करें तो कोई सुरक्षा या किसी प्रकार की भक्तों की देख करना या उनको किसी भी प्रकार की जो है बेहतरीन सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जैसे राम मंदिर में हो रहा है इसी प्रकार से श्री बांके बिहारी मंदिर में भी सारी चीजें
नियम अनुसार रहेंगी और साथ साथ में जो भक्तों को आने जाने को लेकर के दर्शन के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होंगी। और वहीं अगर हम बात करें कि जो रहने के लिए वो अभी काफी वहां पे ऐसा कार्य था जो अधूरा पड़ा हुआ था, कार्य पूरा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वहां पे कोई ऐसा जिम्मेदार नहीं था जो मंदिर का सही तरीके से निर्माण कराया जा सके और सारा कार्य पूरा हो सके। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो भी ट्रस्ट बनाया गया है उसके द्वारा जहाँ की जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारी बेहतर रहेंगी। साहिल जी, चलिए प्रद्युमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो यूपी विधानसभा में बांके बिहारी विधेयक पास हो गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये कानून बन गया है और माना जा रहा है कि इस कानून की मदद से मंदिर में प्रशासन की जो व्यवस्था है उसको और ज़्यादा सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। उधर नशीले कफ सिरप की तस्करी करने वाले मामले में सिंडिकेट की प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी द्वारा की जा रही जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपियों में शामिल शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला जायसवाल ने रांची की शैली ट्रेडर्स के जरिए अकेले 2.24 करोड़ सिरप की बोतलों को बेचा। दोनों ने 500 करोड़ रुपए से अधिक कीमत के सिरप की तस्करी की। नेताओं और माफियाओं के संरक्षण की वजह से शुभम दुबई भागने में कामयाब रहा। वहीं ईडी उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने जा रहा है। तो कफ सिरप मामले में ईडी का बड़ा खुलासा सामने आया है। शुभम जायसवाल ने करोड़ों की सिरप की बोतलें बेची। ईडी ने रेड कॉर्नर नोटिस उसके खिलाफ जारी कर दिया। उधर रविवार को ब्रिजधाम में सकल हिंदू समाज के तत्वाधान में भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें नाट्य मंचन, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। हिंदू समाज को एकजुट रहने के लिए पूजनीय संत द्वारा संस्कृति की रक्षा, संस्कार, नागरिक कर्तव्य, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन और बोध ऐसे पंच परिवर्तन के विषयों पर बताया गया। स्कूली छात्राओं ने गणेश वंदना व मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर क्षेत्र के सेवा प्रमुख, जिला प्रचारक, विभाग मार्ग लोग उपस्थित रहे। वहीं सीतापुर के नौमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में चोरों ने एक साथ 5 बंद पड़े घरों और आश्रमों को निशाना बनाकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर एक आश्रम से करीब 4 लाख रुपए का सामान, चांदी के सिक्के और तांबे के बर्तन चोरी कर ले गए। इसके अलावा अन्य बंद घरों से भी नकदी और कीमती सामान चोरी होने की सूचना है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ करते हुए जांच शुरू कर दी। क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं हमीरपुर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया गया। बता दें कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं पर हो रहे हमलों की गूंज अब भारत की सड़कों पर भी सुनाई दे रही है। हिंदुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारों के साथ आज विभिन्न हिंदू संगठनों और सनातनियों ने हमीरपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने बांग्लादेश सरकार का पुतला फूंका और चेतावनी दी कि अब सनातनी चुप नहीं बैठेंगे। तो हमीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। आक्रोशित हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश का पुतला दहन किया और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की आंच अब देश भर में महसूस की जाने लगी है। देखिए, जैसा कि पूरे भारत ही नहीं अब तो पूरे विश्व को पता है कि जिस प्रकार बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक भाई यानी हमारे जो सनातन बंधु हैं, जो हिंदू वहाँ पर निवास कर रहे हैं, उनके साथ प्रतिदिन जो है निर्मम हत्याएं की जा रही हैं। बहन बेटियों को लूटा जा रहा है, काटा जा रहा है, उनकी दुकानों पर जबरदस्त कब्जा किया जा रहा है। कहीं न कहीं निंदनीय है। अभी 2 दिन पहले एक हमारे जो है सनातनी हिंदू भाई को बीच चौराहे पर जिंदा जला दिया गया, जो कि पूरी मानवता को शर्मसार करने वाला था। हम उसी संदर्भ में आज हमने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनूस का पुतला दहन किया है और पुतला दहन करने के बाद हम बताना चाहते हैं कि बांग्लादेश सरकार होश में आ जाए, वरना बहुत दूर नहीं जब भारत को संवैधानिक रूप से कार्रवाई करके जो है वहाँ के जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको सुरक्षित, उनकी सुरक्षा को जो है खतरा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ की सरकार से निवेदन है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है जो हमारे बांग्लादेश में हिंदू भाई है उनको जो है उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। इसी मुद्दे पर हमने आज पुतला फूंका है और कल जो है ज्ञापन लेकर जो दिन रात महामहिम ज्ञापन। तो बांग्लादेश में हिंदू युवक को जिंदा जलाए जाने की घटना से क्षेत्र में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस घटना के विरोध में अमेठी जिले के एक गांव में प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों ने बांग्लादेश का झंडा व कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। प्रदेश के अंदर प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। वहीं चौराहों पर एकत्रित होकर युवाओं ने घटना की कड़ी निंदा की। साथ ही ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। तो बांग्लादेश में हिंदू युवक को जिंदा जला दिया गया था, जिसके बाद अब भारत में भी इसको लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। अमेठी में इस दर्दनाक घटना पर भारी आक्रोश युवाओं में देखने को मिला। ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है।
वहीं बांग्लादेश के झंडे और पुतले का दहन भी किया गया। तो अमेठी में युवाओं का आक्रोश साफ तौर पर जाहिर हुआ। युवाओं ने बांग्लादेश के झंडे और पुतले का दहन किया। ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को जिंदा जला दिया गया था, जिसको लेकर अमेठी में भी जोरदार आक्रोश ग्रामीणों में देखने को मिला है और ग्रामीणों ने अपना आक्रोश जाहिर भी किया। बांग्लादेश के झंडे और पुतला दहन करते हुए ये युवा नजर आए। वहीं अमेठी के जामू महिला पुलिस चौकी के अथक प्रयास से बिखरता हुआ परिवार फिर से एक साथ रहने को राजी हो गया। बताया जा रहा है कि यहां पारिवारिक विवाद के चलते नाराज महिला तीन बच्चों को साथ लेकर ससुराल से निकली थी, जिसके बाद उन्हें महिला पुलिस चौकी में बुलाया गया, जिससे अलग रह रही 3 बच्चों की मां आखिरकार आपसी मतभेद भुलाकर फिर से अपने पति के साथ रहने के लिए राजी हो गई। तो महिला पुलिस की इस पहल से न सिर्फ एक परिवार टूटने से बचा, बल्कि बच्चों को भी माता पिता का साथ मिल सका। उधर हमीरपुर सदर कोतवाली के ईदगाह में हाल में इंस्टाग्राम पर मैसेजेस के आदान प्रदान को लेकर 2 पक्ष भिड़ गए। देखते ही देखते लाठी डंडों के साथ ये दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों पक्षों में बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दोनों पक्षों से पिता पुत्रों सहित दूसरे पक्ष के साथ संदीप भुर्जी कुल 6 लोग घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को शांत कराया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां पर आगे की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। मैसेजेस के आदान प्रदान को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था। हमीरपुर की यह घटना है जहां पर 2 पक्ष आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों से ही कई लोग घायल भी हुए हैं। तो बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम पर मैसेजेस के आदान प्रदान को लेकर ये झगड़ा शुरू हुआ था और देखते ही देखते इस झगड़े ने उग्र रूप धारण कर लिया। दोनों ही पक्षों की तरफ से कई लोग इस विवाद में कूद पड़े, जमकर लाठी डंडे चले। कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, मामले को शांत कराया, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। वहीं महोबा के कबरई थाने से एक खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक परिवार के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। इस दौरान एक पारिवारिक भतीजे ने चाचा को गोली मार दी। गोली लगने से चाचा गुलाब सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद वृद्ध की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं परिजनों ने परिवार के लड़कों पर गोली मारने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो महोबा से ये खौफनाक घटना सामने आई है। पारिवारिक भतीजे ने अपने ही चाचा को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि वृद्ध की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई नजर आ रही है। अवगत कराना है कि कबरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुगौरा गांव में आज एक व्यक्ति को गोली मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय पुलिस ने फील्ड यूनिट के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया है। घटनास्थल निरीक्षण और आसपास के लोगों से पूछताछ के दौरान जो तथ्य प्रकाश में आया है, उसके अनुसार मृतक गुलाब सिंह के भतीजे मोनू सिंह ने यह घटना कारित की है। ऐसा बताया जा रहा है कि आज से 30 से 32 वर्ष पूर्व आरोपी के पिता की हत्या करने का आरोप मृतक पर लगा था और इसी कारण से मोनू सिंह ने अपने साथियों के साथ ये घटना कारित की है। सभी तथ्यों की गहनता से जांच की जा रही है। अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं बिजनौर के नागल थाना क्षेत्र में एक भयंकर सड़क हादसा हो गया। यहां एक क्रेटा कार और खनन डंपर की जोरदार टक्कर हो गई, जिसके चलते हादसे में कार सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी मृतक एक दिनी जलसे में शामिल होकर घर लौट रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। उधर बिजनौर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों को सड़क किनारे युवक का शव पड़ा मिला, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने इस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो बिजनौर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत का ये पूरा मामला है। सड़क किनारे
युवक का शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आज जब गश्त करते हुए दो कांस्टेबल्स को एक बाइक जो एक बाईपास है अनयूज्ड है थोड़ा, वहाँ पर खड़ी दिखी, तो ये लोग चेकिंग करने के लिए आए तो इन्होंने देखा कुछ दूर पर एक व्यक्ति वो यहाँ से दौड़ कर भाग गया अपनी बाइक छोड़कर। जब इन्होंने नीचे उतर कर देखा तो एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्लॉट जैसा एरिया है, वहाँ पर एक शव पड़ा हुआ मिला, जिसकी पहचान एक सुरेंद्र नामक युवक के तौर पर हुई है, जो ऐसे फैमिली के साथ देहरादून रहता है, लेकिन मूलतः नागल क्षेत्र का निवासी है। बाइक जो मौके पर है उसके रजिस्ट्रेशन को हम लोग चेक कर रहे हैं, फील्ड यूनिट के साथ बॉडी को एग्जामिन कर रहे हैं। सर पे चोट है और ऐसा लग रहा है जैसे कि व्यक्ति की हत्या हुई है। शव को तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है और बाकी जो आवश्यक कार्रवाई है वो की जा रही है। अभी चेक कर रहे हैं डिटेल्स, अराउंड मे बी 35-40 के आसपास एज होगी। उधर कौशाम्बी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहाँ थाना चरवा के पास मोटरसाइकिल सवार अज्ञात लोगों की तरफ से 2 अलग अलग स्थानों पर लूट को अंजाम दिया गया था, जिसके चलते आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया गया। वहीं पुलिस टीम मुखबिर को लगाकर संदिग्ध व्यक्तियों साथ ही लूट के संदिग्ध अभियुक्तों के यहाँ दबिश देने में लगी हुई थी, जिसके चलते संवेदनशील स्थानों पर बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी। वहीं सोमवार सुबह को चौकी प्रभारी मनौरी पर चेकिंग कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने थानाध्यक्ष को बताया कि मनौरी पुल से 3 मोटरसाइकिल पर 5 अज्ञात व्यक्ति निकले हैं। सूचना प्राप्त होते ही थानाध्यक्ष और एसओजी अपनी टीम के साथ कस्बा चायल की तरफ गए। तभी सामने से आ रही 3 मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात लोग पुलिस को देखते ही अपनी मोटरसाइकिल वापस घुमाकर भागने लगे। पुलिस टीम की तरफ से उनका पीछा किया गया, जिस पर अपने आप को घिरता देख बाइक सवार भागने लगे, जिसके चलते बगवा के पास उक्त 3 मोटरसाइकिल पर सवार 5 अज्ञात लोगों को आमने सामने से पुलिस टीम द्वारा घेर लिया गया, जिसमें से एक अभियुक्त मोटरसाइकिल छोड़कर भागने लगा और मोटरसाइकिल सवार 4 अभियुक्तों को पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया। भाग रहे अभियुक्त का पीछा किया गया। आरोपी द्वारा भागते हुए पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग भी की गई। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा फायर किया गया, जिसमें भाग रहे बदमाश के पैर में गोली लगी और वो घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। घायल अभियुक्त को तत्काल आवश्यक चिकित्सकीय सहायता हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया। अभियुक्तों ने कड़ाई से पूछताछ की और उनके द्वारा बताया गया कि अभी सभी ने मिलकर विभिन्न जगहों पर लूट की घटनाएं की थी और सामान भी लूटा था। वहीं आरोपियों के पास से 3 मोटरसाइकिल, 2 अवैध तमंचे और नकदी बरामद कर ली गई है। देखिए, जनपद कौशाम्बी के विभिन्न क्षेत्रों में भोर में हुई लूट की घटनाओं के दृष्टिगत इन घटनाओं के शीघ्र सफल अनावरण और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा विभिन्न टीमों का गठन किया गया था, जिनके द्वारा लगातार भोर में चेकिंग और गश्त की जा रही थी। इसी क्रम में आज दिनांक 22 दिसंबर 2025 की सुबह लगभग 3:45 बजे के करीब चौकी प्रभारी चायल जो मनौरी के आसपास चेकिंग कर रहे थे, उनके द्वारा थानाध्यक्ष पिपरी को अवगत कराया गया कि 3 मोटरसाइकिल पर सवार 5 अज्ञात व्यक्ति चेकिंग को तोड़ते हुए चायल की तरफ भाग रहे हैं। उक्त सूचना पर थानाध्यक्ष पिपरी और एसओजी प्रभारी जो इसी क्षेत्र पर अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे, उनके द्वारा अभियुक्तों को पकड़ने के लिए कॉम्बिंग की गई और घेराबंदी की जाने लगी। इसकी सूचना थानाध्यक्ष चरवा को भी दी गई थी, जिनके द्वारा अपनी टीम के द्वारा भी उन अभियुक्तों को घेराबंदी की गई। उपरोक्त पुलिस टीम द्वारा उन अभियुक्तों की घेराबंदी करके उनको पकड़ लिया गया। 4 अभियुक्त मौके से पकड़े गए और एक अभियुक्त मोटरसाइकिल छोड़कर भागने लगा। भागते हुए भागने वाले अभियुक्त को थानाध्यक्ष पिपरी और एसओजी प्रभारी की टीम द्वारा पकड़ने का प्रयास किया गया, तो उक्त अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा अपने आप को सुरक्षित करते हुए उसको सरेंडर के लिए कहा गया, परंतु उसके द्वारा पुनः पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्म सुरक्षा जवाबी कार्रवाई में फायर किया गया, जिसमें एक गोली एक अभियुक्त के पैर में लगी है और वो वहीं पर गिर गया, जिसको पकड़ा गया। पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ करने के क्रम में उनके द्वारा बताया गया कि उनका नाम सोनू, सृजल और बाबू राइडर और अंकित और सचिन है। उधर पीलीभीत शहर कोतवाली से एक भयानक घटना सामने आई है। यहां गैस गीजर में रिसाव के कारण हादसा हो गया। बता दें कि इसके चलते बाथरूम में दम घुटने से पति पत्नी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पत्नी का हाथ टूटा होने से पति पत्नी को नहला रहा था, जिस दौरान गैस गीजर में रिसाव हो गया। वहीं जब पड़ोसियों को कोई हलचल नहीं दिखी तो पुलिस को बुलाया गया, जिसके बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़कर दोनों शव बाहर निकाले। आज दिनांक 21 दिसंबर को थाना कोतवाली क्षेत्र में मोहल्ला गुरुकुलपुरम में एक सूचना प्राप्त हुई कि 2 डेड बॉडी वहाँ पर प्राप्त हुई हैं।
मौके पर फॉरेंसिक टीम, थाना पुलिस की टीम एवं वरिष्ठ अधिकारी सब मौके पर पहुंचे तो वहां देखा कि एक बाथरूम में एक पति पत्नी की मृत अवस्था में बॉडी वहाँ मौजूद थी और जो बाथरूम अंदर से बंद था तो उसको तोड़कर देखा गया तो प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो रहा है कि अंदर गीज़र की गैस लीक होने की वजह से ये घटना हुई है। आगे फिर भी इसमें सारी विधिक कार्रवाई की जा रही है, सारे साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं और उसके आधार पर जांच कर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी और कोहरे का प्रकोप जारी है। घने कोहरे की वजह से आगरा, अलीगढ़ और बाराबंकी में विजिबिलिटी शून्य होने लगी है और बहराइच में 50 मीटर, कानपुर में 70 मीटर और श्रावस्ती, अयोध्या व अमेठी में 100 मीटर विजिबिलिटी दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार से हवा का रुख पूर्वानुमान होने से पारे में हल्की बढ़त के साथ कोहरे में थोड़ी कमी आएगी और मौसम थोड़ा सुधरेगा। रविवार को प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में भीषण ठंड और कोहरे की घनी चादर की वजह से यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। रविवार को तराई व पश्चिम के कई जिलों में दिन में सूरज कोहरे की ओट में छिपा रहा। तो यूपी में घने कोहरे का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों पर विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है, जिससे वाहनों की रफ्तार भी थमती हुई नजर आ रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो सावधानी बरतें, खासकर वाहन चलाते समय तेज़ गति में वाहन न चलाएं। कोशिश करें कि जितनी सतर्कता के साथ वो वाहन चला सके चलाएं, क्योंकि स्थितियां काफ़ी गंभीर है, विजिबिलिटी काफ़ी कम है। ऐसे में कोई भी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश में तमाम तरीके के व्यापक कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे स्थितियाँ जो हैं वो बदलती हुई नजर आएंगी, यानी ठंड का प्रकोप यहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ दिन कोहरे में थोड़ी सी कमी महसूस की जा सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल स्थितियाँ इसी तरह की रहने वाली हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।